नमस्कार, मैं बजरंग सिंह आर्य एजुएफ से। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा सल्तनत कालीन ऐतिहासिक स्रोत। और ये जो भाग रहेगा मध्यकालीन भारतीय इतिहास, इसको मैं ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के जो ऐतिहासिक स्रोत है उनसे। देखिए, भारत में इतिहास लेखन की परंपरा तो प्राचीन काल से ही रही है। यहाँ एक तुलना करें कि सल्तनत काल और प्राचीन काल के इतिहास लेखन में क्या फर्क था, तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल का जो भारतीय इतिहास लेखन है वो एक कथा कहानी के रूप में है। सल्तनत काल के इतिहास लेखन में तिथि क्रम का विशेष महत्व है। घटनाओं को बिल्कुल तिथियों के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ राजकीय संसाधनों का इतिहास लेखन में भरपूर उपयोग हुआ है। जो भी इतिवृत्तकार थे उनको सुल्तानों ने पूरा संरक्षण दिया, तो उनको अपनी घटनाओं को प्रस्तुत करने में विशेष कठिनाइयां नहीं आई है। सल्तनत काल की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। फारसी के अतिरिक्त स्थानीय भाषाओं में भी अच्छे साहित्य का सृजन हुआ। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा में भी अच्छा लेखन कार्य आपको उस समय दिखाई पड़ता है। सल्तनत काल की जो महत्वपूर्ण प्रमुख साहित्यिक कृतियां हैं उनमें पहला है चचनामा। चचनामा एक तरह से सिंध के ऊपर अरबों के विजय का वर्णन प्रस्तुत करने वाली पुस्तक है। याद रखिए कि सिंध विजय का पहला स्रोत आपको अगर कोई पूछे तो चचनामा ही रहेगा। इस पुस्तक को फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है। ये भी याद रखिए, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। अरबी भाषा में इसे तारिख अल हिंद वस सिंध भी कहा गया है। ये नाम भी आपको याद रखना है अगर ये पूछे कि अरबी भाषा में चचनामा क्या है। साथ ही साथ आप ध्यान में रखिए कि चचनामा के अंदर बगदाद के खलीफा के प्रतिनिधि मोहम्मद बिन कासिम और चच राजवंश का जो शासक है दाहिर, दाहिर, उसके मध्य हुए संघर्ष का वर्णन है। यहाँ इस पुस्तक के बारे में अक्सर मैंने भी पढ़ा है कि ये किसी मोहम्मद बिन कासिम के अज्ञात सैनिक ने लिखी है, मगर विश्वसनीय जो साहित्यिक ग्रंथ है उनको पढ़ें तो पता लगता है कि ये पुस्तक मूल रूप से बगदाद के खलीफा और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ उसको आधार बनाकर मोहम्मद बिन कासिम के किसी पुरखे ने संकलित किया था। आगे चलकर जो नासिरुद्दीन कुबाचा का समय था, उस समय फारसी के विद्वान थे कौन, अली कूफी। उन्होंने 13वीं सदी में मोहम्मद बिन कासिम का एक वंशज था काजी इस्माइल, उससे उस पांडुलिपि को प्राप्त किया और उसका फिर उसमें फारसी में अनुवाद किया है। ये पुस्तक पाकिस्तान के इतिहास के पाठ्यक्रम की भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का अंग्रेजी और सिंधी भाषा में अनुवाद करने का कार्य सिंधी भाषा के एक मर्मज्ञ विद्वान है मिर्जा कालिज बेग, उन्होंने 1901 ईस्वी में किया। और ये पुस्तक अरबों के प्रारंभिक आक्रमणों का महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है, इसलिए इतिहास में इसकी एक विशिष्ट भूमिका दिखाई देती है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में। फिर जो दूसरा महत्वपूर्ण साहित्यकार है वो है अल बरूनी। अल बरूनी एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व कहा जा सकता है, जो धर्म, दर्शन, खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र आदि का प्रकांड विद्वान था। अल बरूनी का जन्म आजकल के उज्बेकिस्तान के खीमा शहर में हुआ। और अल बरूनी शब्द का अगर अर्थ देखें तो होता है उस्ताद। बहुमुखी प्रतिभा का धनी था, हर विधा में निपुण था, तो उस्ताद तो था ही आखिर। जब महमूद गजनी ने ख्वारिज्म के ऊपर आक्रमण किया तो अल बरूनी को भी एक बंधक के रूप में गजनी दरबार में लाया गया। यहाँ पर जब महमूद को पता लगा कि ये तो विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का धनी है, तो उसको जेल से मुक्त कर दिया गया और अपने दरबार में राज ज्योतिषी के पद के ऊपर नियुक्त किया। यद्यपि उसकी मातृभाषा फारसी थी, किंतु वह फारसी के अतिरिक्त अरबी, संस्कृत, सीरियाई भाषाओं का भी एक प्रकांड विद्वान था। ऐसा मानते हैं
कि यूनानी भाषा के ऊपर उसका नियंत्रण नहीं था, किंतु अरबी अनुवादों के माध्यम से उसने अरस्तु और प्लेटो के दर्शन को पढ़ा, और इसका परिणाम ये निकला कि उसकी लेखनी के अंदर आप देखेंगे एक दार्शनिक से दर्शन का बोध होता है। जब महमूद गजनी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो गजनी की सेनाओं के साथ अल बरूनी भी भारत में आया, क्योंकि वो अच्छे से समझता था कि जब तक कि भारत के स्थानीय साहित्य को या यहाँ की प्राचीन जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनको मैं खुद नहीं पढ़ लूँ या खुद नहीं समझ लूँ, तब तक मैं भारत के बारे में नहीं जान सकता। इसलिए बनारस में रहते हुए उसने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। ये पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने गहनता के साथ संस्कृत के ऊपर पकड़ बनाई और संस्कृत भाषा की जो महत्वपूर्ण कृतियां थी उनका गहन अध्ययन किया। इसे पहला मुस्लिम भारतविद भी कहा जाता है, यानी ये वह पहला व्यक्तित्व है जिसने मुसलमान होने के पश्चात भी संस्कृत का गहन अध्ययन करके भारत की सभ्यता और संस्कृति को जानने का विशेष प्रयास किया है। इसकी जो रचना है उसको आप किताबुल हिंद के नाम से जानते हैं। इसको तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। तहकीक एक फारसी शब्द होता है, जैसे कहते हैं ना जांच करना, जांच करने को क्या बोलते हैं फारसी में? तहकीकात। तो ये तहकीक ए हिंद है कि हिंद की तहकीकात करके मैंने मेरे विवरण को यहाँ प्रस्तुत किया है। ये पुस्तक समकालीन उत्तर भारत के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ, यहाँ के त्यौहार, खगोल विज्ञान, मापतोल के साधन, मूर्ति कला और कानून के ऊपर विशेष रूप से प्रकाश डालती है। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान एडवर्ड सचाउ ने इस पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था और ये अनुवाद यूरोप में काफ़ी लोकप्रिय हुआ और इस कृति को विद्वानों ने काफ़ी सराहा, क्योंकि अल बरूनी की जो लेखन शैली एक विशिष्ट प्रकार की शैली थी। इसके 80 अध्याय हैं कुल, तो हर अध्याय की शुरुआत एक विशिष्ट प्रश्न से होती है और फिर आगे उसकी व्याख्या करते हुए लिखता चला जाता है। अल बरूनी ने प्राचीन भारत ज्ञान विज्ञान की मुक्त कंठ प्रशंसा की है, किंतु वो लिखता है कि हिंदुओं के पूर्वज इतने संकीर्ण नहीं थे जितनी की वर्तमान पीढ़ी है, और वो ये भी मानता है कि भारत के ज्ञान विज्ञान के जो पतन की कहानी है वो वर्तमान पीढ़ी की संकीर्णता के कारण हुई है। अगर अपने पुरखों की तरह वे भी सीखने के लिए तैयार होते तो निसंदेह आज उनके ज्ञान विज्ञान को उच्च कोटि का स्तर प्राप्त होता। अल बरूनी ने भारत के प्रख्यात जो मनीषी या यूं कहिए कि विद्वान हुए, जैसे ब्रह्मगुप्त, कपिल मुनि, पतंजलि, वराहमिहिर, इनके ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। क्योंकि उसकी खुद की खगोल शास्त्र और ज्योतिष में विशिष्ट रुचि थी, इसलिए वराहमिहिर की रचनाओं को उसने बहुत गहनता के साथ पढ़ा और इसका उपयोग भी उसने अपनी लेखनी के अंदर किया या अपने ज्योतिष के ज्ञान या खगोल विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने में किया है। अल बरूनी ने भारत में प्रचलित सती प्रथा की घटना का भी मार्मिक चित्रण करता है और वो लिखता है कि एक छोटी उम्र की बच्ची जो विधवा के रूप में है उसको एक समूह सती करने के लिए ले जा रहा है। ढोल नगाड़ों की आवाज़ है और बड़ा दारुण और करुण सा वर्णन उसने इसमें प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि अल बरूनी 11वीं सदी का वो महान व्यक्तित्व था जिसने उस जमाने के भारत की स्पष्ट सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तस्वीर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसकी दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है वो है अल कानून अल मसूदी। ये पुस्तक की वैसे विशिष्ट रूप से अभियांत्रिकी, भूगोल और खगोल विज्ञान के ऊपर केंद्रित करके लिखा गया है। वो खुद खगोल शास्त्र और ज्योतिष का विशेष ज्ञान रखता था, इसी कारण उसको नमूजी की उपाधि प्राप्त थी। और इस पुस्तक का जो लेखन का कार्य है वो सुल्तान महमूद के उत्तराधिकारी मसूद के समय हुआ है। तो आपको अल बरूनी को विशेष रूप से तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति है इनकी तहकीक हिंद या किताबुल हिंद, और इसमें बहुधा परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। जो चीज़
उन्होंने वर्णनात्मक ढंग से प्रस्तुत की है, तो उसको आप बिल्कुल अपने जहन में याद रखिए। फिर अगले महत्वपूर्ण जो इतिहासकार हैं वो है उतबी। उतबी मूल रूप से ईरान के रहने वाले थे और अ, इनकी जो रचना है तारीख-ए-यामीनी, या जिसको आप किताबुल यामीनी कहते हैं, इस पुस्तक के अंदर आपको तुबुत-गीन से लेकर महमूद गजनी के शासनकाल के 1020 ईस्वी तक की घटनाओं का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। यहाँ एक चीज ध्यान में रखनी है कि उतबी राज परिवार के निकट रहा हुआ है और मध्य एशिया की राजनीति में भी काफी सक्रिय रहा है। ये महमूद का भी निजी सचिव रहा है। यद्यपि ये भारत तो नहीं आया, किंतु महमूद के जिन अधिकारियों ने, जिनके साथ इसने संपर्क किया, जिन अमीरों ने या कारवाओं के जो मुखिया थे, उनके साथ उन्होंने संपर्क करके उस समय की भारत की घटनाओं को अपनी पुस्तक तारीख-ए-यामीनी में केंद्रित करने की कोशिश करता है। अगला महत्वपूर्ण इतिहासकार है हसन निजामी। हसन निजामी भी मूल रूप से ईरान का था और उस समय मध्य एशिया में मंगोलों की दहशतगर्दी का युग था। तो मध्य एशिया के जो भी प्रबुद्ध विद्वान थे या किसी कला में निपुण थे, उनको मध्य एशिया में अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था। तो सुखद भविष्य की खोज के लिए वह भी मध्य एशिया से भारत आए और उसकी जो महत्वपूर्ण कृति है वो है ताज उल मासीर। इसका लेखन कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक के समय आरंभ हुआ और ये भाषागत दृष्टि से देखें तो इसका अधिकांश भाग तो फारसी में लिखा गया है, किंतु कहीं कहीं पर अरबी की कविताओं का भी उल्लेख है। तो यूं कह सकते हैं कि मोस्टली तो ज़्यादा हिस्सा फारसी में लिखा गया है, किंतु इसके लेखन कार्य में अरबी व फारसी दोनों ही भाषाओं का उपयोग किया गया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद इलियट व डाउसन ने किया था। और जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये पुस्तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजकीय इतिहास कहा जाता है। यहाँ कई जगह मैंने पढ़ा है कि इसका प्रारंभ 1192 से होता है, मगर आपको ध्यान में रखना है तराइन के प्रथम युद्ध का वर्णन इस पुस्तक में नहीं किया गया है। इसका कारण ये हो सकता है क्योंकि इस युद्ध के अंदर गोरी की पराजय हुई थी, तो शायद उस पराजय को छुपाने के लिए इस पुस्तक के अंदर उस घटना का वर्णन नहीं किया गया है। विशेष रूप से इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां हैं उसका ज्यादा चित्रण किया गया है। साथ ही साथ इल्तुतमिश के जीवन की 1217 ईस्वी तक की घटनाओं को भी इसमें स्थान देने की कोशिश की गई है। फिर है मिनहाजुस सिराज। ये भी एक बड़ा नाम है सल्तनतकालीन इतिहास के विद्ध विज्ञानियों के रूप में। जन्म मध्य एशिया के गौर में हुआ, ठीक वही बात जो अभी मैंने आपको बताई हसन निजामी के साथ, वही मिनहाज के साथ थी कि मंगोलों की दहशतगर्दी के कारण मध्य एशिया का राजनीतिक स्वरूप बिल्कुल विचलित हो गया और ये भी अपने सुखद भविष्य की खोज के लिए भारत की तरफ आया। इस समय दिल्ली सल्तनत की स्थापना का दौर चल रहा था, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की भी ये कोशिश होती थी कि मध्य एशिया का कोई प्रबुद्ध अगर वो भारत आता है तो उसको उच्च कोटि का पद प्रदान करके उसकी प्रतिभा का अधिकतम उपयोग किया जाए। तो सर्वप्रथम 1227 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा के समय ये सिंध में उच्च पहुंचा। चूंकि फारसी का अच्छा जानकार था, पढ़ा लिखा व्यक्तित्व था, तो कुबाचा ने इसको मदरसा फिरोजी में शिक्षक के रूप में नियुक्त कर दिया। इस समय दिल्ली में संघर्ष चल रहा था सत्ता के लिए कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच में, और इल्तुतमिश ने 1228 ईस्वी में कुबाचा का दमन कर दिया। तो नए आश्रयदाता की तलाश में जो हसन निजामी था वो भी इल्तुतमिश के संपर्क में आया और इल्तुतमिश ने इसको संरक्षण प्रदान किया। 1231 में जब ग्वालियर के ऊपर इल्तुतमिश ने अभियान किया तो मिनहाज को भी वो इस अभियान में अपने साथ ले गया। यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि
मिन्हाज सूफी साहित्य का भी जानकार था और जिस समय ग्वालियर की घेराबंदी हुई उस समय मुस्लिम सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए इसने जो तज़किरा दिया वो काफ़ी प्रभावशाली था। उसके कुछ शुरुआती शब्द ये हैं कि जिसने जीवन धारण किया उसका अंत निश्चित है, हम यहाँ पर इस्लाम के प्रसार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी पुरजोर कोशिश करके इस मुहिम में सफलता अर्जित करनी चाहिए। वैसे तज़किरा सूफी संतों का धर्म उपदेश होता है, किंतु यहाँ आप ये समझिए ये तज़किरा युद्ध के समय सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो एक धर्म उपदेश दिया गया है उसके संदर्भ में है। चूंकि ग्वालियर अभियान के अंदर इल्तुतमिश की विजय हुई, इस विजय के पश्चात इल्तुतमिश ने ग्वालियर शहर का काजी नियुक्त कर दिया, किसको? मिन्हाज उस सिराज को। समय आगे चलता गया, इल्तुतमिश के पश्चात रजिया का दौर आया, तो रजिया के समय भी इसकी भूमिका दिल्ली के प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में थी और दिल्ली का जो मदरसा नासिरी था उसका प्रधान शिक्षक नियुक्त किया गया। ये वही मदरसा है, किसने बनाया था इसको? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र की याद में। तो इस मदरसे का प्रधान इसको नियुक्त किया गया। बहराम शाह के समय इसकी और उन्नति हुई और ये पहली बार साम्राज्य के मुख्य काजी के पद के ऊपर पहुंचा। ये 3 बार मुख्य काजी के पद के ऊपर रहा है। बलबन के शासनकाल के अंदर भी इसको दिल्ली की राजनीति में विशेष स्थान मिलता रहा और ये बलबन की शाही कृपा का विशेष हकदार बना रहा। इसके बाद में अगले इतिहासकार है ख्वाजा अबू बकर इसामी। इसामी मूल रूप से बगदाद के रहने वाले थे और इसका परिवार भी सुगध भविष्य की खोज में भारत आया। इनका जन्म दिल्ली के अंदर हुआ और इनकी जो प्रसिद्ध कृति है वह है फुतूहत उल सलातीन या सुल्तानों का उपहार, जिसका उपनाम कह सकते हैं आप। इस रचना को शाहनामा ए हिंद के नाम से भी जानते हैं। ये फारसी भाषा में लिखी गई है और इसकी शैली देखें तो तुकांत पद्य शैली के अंदर इसका लेखन कार्य किया गया है। यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज या प्रश्न की दृष्टि से आपको जो तथ्य याद रखना है तो वो ये है कि ये पाठ तो दिल्ली सल्तनत का ही है, किंतु इस पुस्तक का लेखन कार्य बहमन शाह, जिसको हसन गांगू कहते हैं, उसके संरक्षण में किया गया है। इसका कारण ये था कि इसामी था वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से नाराज था। नाराजगी का कारण ये कहा जाता है कि जब दिल्ली से दौलताबाद राजधानी बदली गई उस समय सबको आदेश दिया गया कि सब दिल्ली से दौलताबाद चलेंगे। तो इस राजधानी परिवर्तन के झमेले में इसामी के 80 वर्षीय दादाजी की मौत हो गई और वो बुरी तरह से नाराज हो गया। किससे? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक से, कि न राजधानी परिवर्तन होती न मेरे दादा की मृत्यु होती। इसलिए फिर उसने अपनी लेखनी में मोहम्मद बिन तुगलक की कोई सी भी योजना हो, चाहे राजधानी परिवर्तन हो, चाहे सांकेतिक मुद्राओं का प्रश्न हो, बुरी तरह से उसने उसकी कड़ी आलोचना की है। एक चीज और ध्यान में रखिए कि ये जो पुस्तक है ये प्रांतीय मुस्लिम राजवंशों की प्रथम रचना भी कही जा सकती है। इस इतिवृत्त में कई बार मैं इतिवृत्त शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। इतिवृत्त का मतलब होता है, फारसी में इतिहास लेखन को इतिवृत्त कहते हैं। तो इस इतिवृत्त के अंदर बहमनी साम्राज्य की स्थापना का विशेष विवरण दिया गया है कि किन परिस्थितियों में दक्षिण में विद्रोह हुए, उन विद्रोहों की पृष्ठभूमि में कैसे बहमन शाह ने दक्षिण भारत में एक मजबूत आधार अर्जित करते हुए दिल्ली से अपने आप को पृथक कर लिया। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूं कि चाहे राजधानी परिवर्तन हो, चाहे आपकी सांकेतिक मुद्राओं के चलन की बात हो, इसामी ने कड़े शब्दों में सुल्तान की इन योजनाओं का विरोध किया है। वो सुल्तान के लिए बुद्धिमान, मूर्ख, नीच, दुष्ट, अत्याचारी जैसे शब्दों का भी उपयोग करता है। ये चीजें याद रखनी है आपको कि किस सल्तनतकालीन इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बुद्धिमान, मूर्ख, नीच, दुष्ट, अत्याचारी जैसे शब्दों का उपयोग किया है।
वो सांकेतिक की मुद्राओं के लिए तो यहां तक कहता है कि ये तो इस सुल्तान की ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य इस्लाम के बंदों को नष्ट करना था। वो ये मानता था कि सांकेतिक मुद्रा का चलन हो ही नहीं सकता। ये दिगर बात है कि ईरान और चीन के अंदर सांकेतिक मुद्राएं बड़ी शान से चली, या तो ये हो सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक युग से पहले था, क्योंकि बुद्धिमत्ता में तो कोई कमी नहीं, सभी लोगों ने उसकी बुद्धिमत्ता की भरी पूरी प्रशंसा की है। इस पुस्तक के अंदर आपको अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी की एक घटना का भी उल्लेख मिलेगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन की कड़ा में हत्या की है, किंतु इस हत्या के लिए इसामी ने अलाउद्दीन खिलजी को किसी तरह से दोषी नहीं माना है, इसके ऊपर वो मौन है। ये पुस्तक भारत की आर्थिक समृद्धि, यहाँ की आबो हवा आदि का विशेष वर्णन करती है। और इसामी लिखता है कि ये जमी इतनी रोचक है कि जो यहाँ एक बार आ जाता है वो लौट कर वापस कहीं नहीं जाता। तो हो सकता है इसका कारण तो ये हो कि यहाँ इतनी समृद्धि थी कि जो परिश्रमी व्यक्ति था वो परिश्रम करके बहुत अच्छा स्तर अपना यहाँ स्थापित कर सकता था। मध्य एशिया की अपेक्षा यहाँ शांति भी अधिक थी, इसलिए लोग नए सुखद भविष्य की तलाश में भारत की तरफ। इस पुस्तक के अंदर अमीर सादा जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय नियुक्त किए गए थे, उनके जो विद्रोह हुए दक्षिण भारत में, उनको भी विशेष रूप से स्थान देने की कोशिश की है। और यहाँ एक चीज देखिए कि ये जो इन अमीरों के विद्रोह थे उनमें इसामी की जो का झुकाव है वो अमीरों के प्रति है, न कि सुल्तान के प्रति। वो ये चाह रहा है कि ये जो दक्षिण के विद्रोह हुए हैं ये सुल्तान की गलत नीतियों के कारण हुए, उन अमीरों की कोई गलती नहीं है। फिर अगले सशक्त साहित्यकार, कथाकार या बहुमुखी प्रतिभा के धनी रचनाकार हैं अमीर खुसरो। बहुत बड़ा नाम, महान शायर, महान कवि, संगीतकार, सूफियाना व्यक्तित्व का व्यक्ति, जिसके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना ही थोड़ा। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में हुआ। बचपन का नाम अबुल हसन था और इनको विशिष्ट उपाधियां भी प्राप्त थी। जैसे उपनाम के रूप में देखें तो तोता ए हिंद, तुर्कुल्लाह इनकी उपनाम या उपाधियां कही जा सकती है। उस जमाने के महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के ये प्रिय शिष्यों में एक माने जाते हैं। ये ऐसा व्यक्तित्व या ऐसी शख्सियत है जिसने दिल्ली सल्तनत के 8 सुल्तानों का समय देखा। ये पहला इतिहासकार है फारसी भाषा का जिसका जन्म दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात भारत में हुआ। ये पहला व्यक्ति माना जाएगा इतिहास की दृष्टि से। अपने साहित्यिक जीवन की शुरुआत इन्होंने बलबन के छोटे पुत्र बुगरा खां के यहाँ की। कालांतर में दिल्ली की में एक इनके शेर को सुनने का मौका मिला, बलबन के ज्येष्ठ पुत्र शाहजादा महमूद को, जिसको शहीद महमूद कहा जाता है। और महमूद उनकी उस रचना से इतना प्रभावित हुआ कि अपने साथ वो मुल्तान की तरफ उन्हें ले गया और बड़े अदब के साथ राजकीय संरक्षण प्रदान किया। अमीर खुसरो भी इतने रच बस गए कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। दहशतगर्दी का वक्त था कि 1286 ईस्वी में खुसरो खां ने, जो मंगोलों का नेता था, भारत पर आक्रमण किया और इसी आक्रमण का सामना करते हुए राजकुमार महमूद शहीद हो गया और अमीर खुसरो भी मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया। और मंगोल उसे बंदी बना के मध्य एशिया ले गए। जब उनको पता लगा कि ये तो एक शायर है तो जीवन बख्श दिया। बड़ी लूटी पिटी स्थिति में अमीर खुसरो दिल्ली पहुंचे और एक मर्शिये के रूप में एक बहुत मार्मिक रचना सुल्तान बलबन को उन्होंने प्रस्तुत की। कहते हैं कि बलबन इतना व्यथित दुखी हुआ कि अक्सर वो उस रचना को पढ़कर अकेले में फूट फूट कर अपने राजकुमार के लिए रोया करता था। ये कवि भी थे, शायर भी थे, संगीतकार भी थे, इतिहासकार भी थे। ऐसा कहते हैं कि संगीत में
इन्होंने कई राग रागनियों को जन्म दिया। सितार और तबला, जिसका आविष्कार ऐसा माना जाता है किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो बहुमुखी प्रतिभा के इस व्यक्तित्व ने अपनी अनेक मसनवियों के माध्यम से भारत के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया से इतना लगाव था कि जब उनको खबर लगी कि औलिया नहीं रहे तो कहते हैं कि इतना ही कहा है और उसके बाद कुछ नहीं बोले, और उसके अगले ही दिन उन्होंने भी अपने इस नश्वर शरीर को सदा सदा के लिए त्याग दिया। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें पहली रचना है किरान उस सादेन। किरान उस सादेन का फारसी भाषा में अर्थ होता है दो शुभ सितारों का मिलन। इसकी विषय वस्तु मैं आपको बता देता हूं कि शाहजादा महमूद की मृत्यु के पश्चात बलबन का जो छोटा पुत्र था, कौन? बुगरा खां। बुगरा खां बलबन के जीवन काल में ही बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। बाद में बलबन ने उसे वापस दिल्ली बुलाने का आदेश दिया जब शाहजादा महमूद की मृत्यु हो गई। किंतु कहते हैं कि बुगरा खां दिल्ली के दरबार के षड्यंत्र से अवगत था और वो दिल्ली से दूर रहना चाहता था, इसलिए उसने बंगाल नहीं छोड़ा। बड़ी विपन्न स्थिति के अंदर दारुण हृदय के साथ बलबन की मौत हो गई। बलबन की मौत के पश्चात बुगरा खां के पुत्र केकूबाद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। केकूबाद को बलबन के कठोर अनुशासन में पाला गया था। 17-18 साल का नवयुवक था, तो वो दरबार की परिस्थितियां नहीं समझ सका और उसका जो प्रमुख था निजामुद्दीन, उसके इशारे पे चलने लगा। स्थितियां ये आई कि उसने बलबन के जमाने के अनेक वरिष्ठ अमीरों की हत्या करा दी। दिल्ली की इन घटनाओं से बराबर अवगत हो रहा था, कौन? बुगरा खां। और उसको चिंता थी कि कहीं निजामुद्दीन के षड्यंत्र में बलबन के पूरे वंश को ही खत्म नहीं कर दिया जाए। तो दोनों पिता पुत्रों की हार्दिक अभिलाषा थी कि वो मिले, मगर एक शक और संशय था। बुगरा खां ये सोच रहा था कि कहीं निजामुद्दीन उसकी हत्या न करा दे, वहीं जो केकूबाद था वो ये सोच रहा था कि कहीं उसका पिता दिल्ली के तख्त के लिए उसकी हत्या न कर दे। तो दोनों में आनाकानी सी होती रही कि मिले या नहीं मिले। आखिर में तय हुआ कि दोनों मिलेंगे। बुगरा खां अपने लाव लश्कर के साथ बंगाल से लखनौती से रवाना हुआ, तो केकूबाद दिल्ली से चल के अवध की तरफ बढ़ा और दोनों लश्करों का अवध में पड़ाव हुआ। तो बड़ी मार्मिक प्रस्तुति दी है किसने? अमीर खुसरो ने, कि पिता पुत्र एक दूसरे को देखकर ठिठके बुगरा खां ने अपने पुत्र को आलिंगनबद्ध किया और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। 2-3 दिन का ये शिविर रहा और कहते हैं कि एकांत में ले जाकर बुगरा खां ने अपने पुत्र को हिदायत दी कि निजामुद्दीन के षड्यंत्र से बच के रहना होगा, अन्यथा बलबन के परिवार का अस्तित्व खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही बुगरा खां को यह भी पता था कि उसका पुत्र भोग विलास में ज़्यादा समय निकाल रहा है, तो बुरी तरह से लताड़ा कि एक सुल्तान की गरिमा उसका चरित्र होता है, अगर तुम इस तरह से गिरोगे तो तुम्हारे अमीरों में, सरदारों में तुम्हारा कोई वजूद नहीं रहेगा। तो केकूबाद के आदेश पर ही अमीर खुसरो ने इस पुस्तक को लिखा था और इस पुस्तक में प्रसंगवश दिल्ली का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और अमीर खुसरो लिखता है दिल्ली की हजरत दिल्ली। और ये जो मसनवी है ये अमीर खुसरो की पहली मसनवी कही जा सकती है, जिसमें निजामुद्दीन के षड्यंत्रों का भी इसने सांगोपांग वर्णन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। दूसरी रचना मिफ्ता उल फुतूह। मिफ्ता उल फुतूह यूं कहिए कि जलालुद्दीन खलजी की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है और इस रचना के अंदर अलाउद्दीन के झाई और रणथंबोर अभियानों की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ जलालुद्दीन खिलजी रणथंबोर की घेराबंदी करता है 1291 के आसपास और चौहान शासक हमीर देव कड़ी टक्कर देता है, तो दुर्ग को जीतने में तुर्क सेनाएं असफल होती है। तो जैसा जलालुद्दीन खलजी कहा करता था कि मैं वृद्ध मुसलमान हूँ, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है।
तो इस घेरे से इतना उकता गया कि उसने ये कहते हुए रणथंबोर का घेरा उठा लिया कि मैं ऐसे 10 दुर्गों की कीमत मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता, मैं बेगुनाह मुसलमानों का खून नहीं बहा सकता। साथ ही साथ इस पुस्तक में बलबन का भतीजा था कौन, मलिक छज्जू, उसने जो विद्रोह किया था उसका भी सटीक वर्णन किया गया है। और चूंकि मलिक छज्जू था, वो ये मानता था कि खिलजियों ने बलबन के परिवार के ऊपर अत्याचार करके सत्ता को हथियाया है, तो वो बलबन का भतीजा है, तो दिल्ली के तख्त के ऊपर उसका अधिकार है। और इसी के कारण वो बागी हुआ, क्योंकि जलाल अलाउद्दीन खिलजी और उसका भाई इस समय काफी प्रभावशाली स्थिति में थे, तो पूरे खलजी कुनबे के प्रयास से मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया गया। फिर इनकी तीसरी प्रसिद्ध रचना है आशिका। ये नाम से ही स्पष्ट है कि प्रेम वृतांत से इसकी शुरुआत हुई है, पर यह मसनवी दुखांतक है। कैसे कि प्रारंभ तो प्रेम से है, किंतु अंत बड़ा दुखदाई है। इस मसनवी के आरंभिक अंश के अंदर गुजरात के शासक कर्णदेव बाघेला की पुत्री देवल देवी व अलाउद्दीन खिलजी के ज्येष्ठ पुत्र खिज्र खां के प्रेम व बाद में उनके विवाह की घटनाओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। आगे चलकर ये दुखांत कैसे बन जाती है कि कैसे मुबारक शाह के द्वारा खिज्र खां का वध किया जाता है। ये बड़ी दयनीय स्थिति है। आप पढ़ेंगे कि देवल के साथ भी बहुत अत्याचार हुए, मलिक काफूर ने उसके साथ शादी कर ली। सुल्तान अलाउद्दीन बीमार पड़ गया, जो अपने आप को विश्व विजेता कहा करता था या उपाधि धारण करता था, उसकी चलने फिरने की स्थितियां नहीं रही, और उसकी आंखों के सामने ही उसके जो अधीनस्थ लोग थे वो सल्तनत को डामाडोल कर रहे थे। मलिक काफूर का प्रभाव प्रशासन पर इतना बढ़ गया कि खुद अलाउद्दीन भी उसके हाथों की कठपुतली होकर रह गया। और अंत में किस तरह से अलाउद्दीन के परिवार का अंत किया जाता है, ये सारी घटनाएं इसके अंतिम भाग को दुखांत बना देती है। इसी मसनवी के अंदर खुद अमीर खुसरो ने उस घटना का भी विवरण दिया है जब वो मंगोलों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। इस मसनवी के अंदर अमीर खुसरो ने भारत की भूमि की मुक्त कंठ प्रशंसा की है, और वो ये भी लिखता है कि मैं यदि भारत की प्रशंसा करता हूं तो मुझे पक्षपाती न समझा जाए, क्योंकि जन्म भारत में हुआ, यहाँ की गंगा जमनी जो तहजीब थी उससे वो बड़ा प्रभावित था, और वो अपनी मातृभूमि के रूप में भारत की वंदना करता है। अगली जो महत्वपूर्ण कृति थी अमीर खुसरो की थी, वह नूह शिफेर। शिफेर का मतलब फारसी में आकाश से होता है, तो नूह का मतलब होता है नो, तो अर्थ हो जाएगा नो खंड या नो आकाशी। नो पार्ट के अंदर लिखी गई है। ये मुबारक शाह खिलजी के सैनिक अभियानों की विशिष्ट जानकारी देने वाली रचना कही जा सकती है। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई पड़ेगी कि जो बलबन है वो, सॉरी माफ कीजिए, बलबन नहीं, अमीर खुसरो इस मसनवी के अंदर भारत की सरजमी को दुनिया की जन्नत कहता है, और वो ये कहता है कि इससे सुंदर देश कोई नहीं हो सकता। इसी मसनवी के अंदर मुबारक शाह खलजी ने 1317-18 में देवगिरी का जो अभियान किया था और विजय प्राप्त की थी, उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। और कई बार प्रश्न यूं पूछा जा सकता है कि नूहे शिफर के किस भाग में अमीर खुसरो ने वतन ए हिंद को दुनिया का जन्नत कहा है। तो आपको ध्यान में रखना, इसका जो तीसरा खंड है उसमें उसने इस चीज का उल्लेख किया है। इस मसनवी के अंदर उसने पान की खेती और पान के आयुर्वेदिक जो गुण हैं उनका भी वर्णन किया है। वो ये बोलता है कि ये तो हमारे हिंद में इतना लोकप्रिय है कि बड़े बड़े अमीर रात को भी अपने बिस्तर के दोनों तरफ पान के बीड़े रखकर सोते हैं, और जैसे उनकी आंख खुलती है तो पान मुंह में दबा लेते हैं। इसका कारण ये है कि पान एक तो भोजन को पचाने में सहायक होता है और एक मुंह की दुर्गंध को दूर करता है। तो ये भारत में काफी लोकप्रिय रहा है। ये शतरंज के खेल का भी
इस मसनबी में विशेष वर्णन करता है। साथ ही साथ उस जमाने के अभिजात वर्ग में प्रचलित एक खेल था, कौन सा? चोगान। चोगान क्या है? आजकल का जो पोलो है ना, वो ही चोगान है। तो चोगान के खेल का सटीक वर्णन करता है। और यहाँ चोगान के खेल में वो सवार और जो घोड़े की चपलता है उसका एक शायर की जुबा में वर्णन करता है कि कैसे दोनों का सामंजस्य ही विजय की ओर खींच ले जाता है। अगर घोड़ा सामंजस्य नहीं बना पाया तो सवार हिट नहीं कर पाएगा, और सवार अगर हिट कर पाता है तो घोड़े के सामंजस्य के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इस खेल का भी उसने बहुत सुंदर वर्णन किया यहाँ पे। साथ ही साथ भारत की शीत ऋतु में ग्रामीण अंचल का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि कोहरे से भरी एक सुबह, चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ है, बूढ़े बुजुर्ग लोग अलाव ताप रहे हैं, गांव का अलमस्त जीवन सुबह सुबह ही अपने कामों के लिए प्रस्थान कर रहा है। और गरीबियों का भी वर्णन किया है कि जिनके पास कपड़े नहीं है वो ठंड में ठिठुर कर दुबक कर इधर उधर देख रहे हैं, किंतु इस कोहरे भरी सुबह की कहानी ही कुछ अलग है। साथ ही वो लिखता है कि कोहरे के बीच में से जब सूरज की किरणें धरती पर आती है तो वो नज़ारा कुछ क्षण के लिए ऐसा होता है कि मानो समुद्र या जैसे बर्फ के बादलों से सूरज फूट कर बाहर निकल रहा हो। तो शीत ऋतु का भी इस मसनवी में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। उनकी 5वीं रचना है खजाइन उल फुतूह या तारीख अलाई। ये अलाउद्दीन के शासनकाल की महत्वपूर्ण कृति कही जा सकती है, और अलाउद्दीन के शासनकाल के 16 वर्षों का इसमें विशेष विवरण दिया गया है। इसमें इस मसनवी में आप देखेंगे कि अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के समय जो मंगोल आक्रमण हुए थे भारत के ऊपर, उनका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। साथ ही साथ जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विद्रोही अमीरों का दमन किया है, उनका भी इस मसनवी के अंदर बहुत सटीक वर्णन किया गया है। मलिक काफूर की जो दक्षिण विजय थी उसका भी इस मसनवी के अंदर आंखों देखा विवरण है, क्योंकि खुद अमीर खुसरो मलिक काफूर के दक्षिण अभियान के समय वो वहाँ उपस्थित था। और प्रसंगवश दक्षिण भारत के भूगोल को भी पूरी तहजीब देने की कोशिश की गई है। भूगोल का भी सांगोपांग वर्णन यहाँ वो करता है। यहाँ परीक्षा के उपयोग की दृष्टि से आपको जो चीज़ याद रखनी है वो ये, इसमें अलाउद्दीन को जो उपाधियां दी गई है किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। वो जरूर याद रखिए। क्या क्या? जनता का चरवाहा, युग का विजेता, पृथ्वी का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, ये सारी उपाधियां इस मसनवी के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी। फिर इनकी जो अंतिम रचना या मसनवी है वो है तुगलकनामा। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लगभग 1320 ईस्वी के आसपास लिखी है। और इस मसनवी में अमीर खुसरो ने एक धार्मिक रंग देने का प्रयास किया है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक और खुसरो खां के बीच में जो संघर्ष हुआ था उस घटना का उल्लेख है। जब अलाउद्दीन के परिवार की सत्ता कमजोर पड़ी, खुसरो खां जो एक हिंदू था जो बाद में मुसलमान बन गया, उसने सत्ता पे अधिकार कर लिया। परंपरागत जो तुर्की अमीर थे या मुस्लिम थे वो किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि एक भारतीय मुसलमान की सत्ता के नीचे वो काम करें। तो अब इसको हटाया कैसे जाए, क्योंकि दिल्ली में रहने वाले अमीरों की इतनी ताकत नहीं थी कि वो खुसरो खां से युद्ध करें। तो फिर सीमांत प्रांत से आमंत्रित किया गया किसे? गयासुद्दीन तुगलक को, जिसको आप इतिहास में गाजी तुगलक के नाम से जानते हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में गाजी तुगलक ने खुसरो खां का वध कर दिया और दिल्ली के ऊपर पुनः एक बार जो अपने आप को मूलभूत तुर्क कहते थे उनकी सत्ता स्थापित हो गई। ये ग्रंथ खुसरो खां के शासनकाल की घटनाओं का प्राथमिक आधार जानने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। फिर हम चर्चा करते हैं अगले महान साहित्यकार या लेखक इब्न बतूता। बड़ा रोचक व्यक्तित्व है। जैसा
प्रोफेसर यूले ने लिखा कि ये संभवतः पहला व्यक्ति होगा जिसने उस युग में इतनी लंबी यात्रा की, लगभग 75,000 मील की यात्रा उस परिस्थिति में की है। कब? लगभग आज से 700 750 साल पहले। न आवागमन के साधन है, न कोई संचार के साधन है। तो यूले तो यहाँ तक भी लिखते हैं कि ये पहला भी है और अंतिम भी है। इससे लंबी यात्रा किसी ने भी नहीं की होगी। और किलोमीटरों में कन्वर्ट करें तो 1,10,000 किलोमीटर के आसपास की यात्रा होती है। तो इब्न बतूता का जन्म 1304 ईस्वी में आधुनिक मोरक्को के तंजियर शहर में हुआ। वो जो अपने यात्रा वृत्तांत में वो लिखता है कि हमारा परिवार काजी के काम के लिए जाना जाता था। हम काजियों का परिवार थे और खुद इसकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी कि इस्लाम की दुनिया के शहर करे। इसलिए बहुत छोटी उम्र में, मात्र लगभग 21 साल की उम्र में, इसने अपना मुल्क मोरक्को छोड़ दिया। और वो रिहेला में लिखता है कि जैसे एक पंछी पिंजरा छोड़कर उड़ जाता है, ऐसे मैं अपने माँ बाप को रोता बिलखता छोड़कर वहां से चल पड़ा। इनकी जो रचना, उसका नाम है रिहेला। रिहेला अरबी भाषा का शब्द होता है। बहुधा आपने पढ़ा हो कि किताब, ऐसा नहीं। रिहेला का मतलब होता है ज्ञान की खोज के लिए की गई यात्रा। मोरक्को के मुसलमानों में एक चलन पैदा हुआ कि इस्लामी दुनिया के दूसरे देशों के साथ संपर्क और ज्ञानार्जन के लिए रिहेला किया जाए। यहां आप ये समझिए, रिहेला ज्ञान की खोज की यात्रा है, या सफरनामा कह दो, यात्रा सफरनामा। रिहेला भी 3 तरह के होते हैं। एक रिहेला, फिर एक होता है रिहेला हिजाजिया, और एक होता है रिहेला शिफिर। रिहेला, जो पहला रिहेला है, इसका अर्थ तो ये होता है आंतरिक, अपने देश के आंतरिक भागों की यात्रा करके ज्ञान अर्जित करना। ये तो हो गया सामान्य शब्द में रिहेला। और दूसरा जो रिहेला है, रिहेला हिजाजिया, ये जो हज की यात्रा के ऊपर जाकर आप दूसरे विद्वान लोगों के सानिध्य में आकर जो ज्ञान अर्जित करते हैं, वो रिहेला हिजाजिया हो गया। और तीसरा जो रिहेला शिफरिया होता है, ये किसी राजदूत के रूप में आप किसी दूसरे देश में जाकर अपना ज्ञान अर्जित करते हैं, वो रिहेला शिफरिया हो गया। तो अब आपके दिमाग में रिहेला शब्द की अवधारणा स्पष्ट होगी कि ज्ञान की खोज के लिए जो यात्राएं की जाती है, उसको अरबी भाषा में रिहेला कहते हैं। और अरबी साहित्य में रिहेला लिखने की भी एक शैली है। अपने सफरनामा के विवरण को जिस शैली में लिखा जाता है, उसको भी रिहेला कहते हैं। इब्न बतूता भारत में हमेशा मौलाना बदरुद्दीन के नाम से जाना गया है। और जब वो पूर्व के देशों की यात्रा करता है, तब अपने आप को शेख शमसुद्दीन के नाम से प्रस्तुत करता है। इसका मूल नाम तो था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, पर वो इसका जो पैतृक नाम है इब्न बतूता, वो ही रह गया। ज़्यादातर आधुनिक काल में हम इनको इब्न बतूता के नाम से ही जानते हैं। इस यात्रा विवरण का संकलन मोरक्को में हुआ, क्योंकि वो भारत से जा चुका था। फिर अपने लगभग मोरक्को पहुंचने के पश्चात उसके दिमाग में जो संस्मरण याद रहे, उनको आधार बनाकर ये संकलन किया गया। उस समय मोरक्को के सुल्तान थे अबू इयान। उनके निर्देश पर इब्न जुजाय ने अरबी भाषा में इब्न बतूता के यात्रा जो विवरण थे, उनको एक तरह से संकलित करने का कार्य किया है। इस पुस्तक का पहला अंग्रेजी अनुवाद, ये याद रखना, आजकल परीक्षाओं का एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि इसका पहला अंग्रेजी या फ्रेंच अनुवाद किसने किया, हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका पहला अंग्रेजी अनुवाद सैमुअल ली और गिब्स ने किया है। और एक चीज और ध्यान में रखिए कि इसका पहला हिंदी प्रकाशन 1933 के अंदर काशी विद्यापीठ बनारस के द्वारा किया गया है। जो मोहम्मद बिन तुगलक का समय था, उस समय 1333 ईस्वी में इब्न बतूता सिंध पहुंचा है। और सिंध में आने के बाद
वो दिल्ली की यात्रा की तैयारी करता है और 1334 ईस्वी में वो दिल्ली पहुंच जाता है। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की एक विशेषता थी कि विदेशों से जो लोग आते थे उनको प्रचुर मात्रा में धन देता था, उचित पद देकर उनको वहां प्रतिष्ठित करने की कोशिश करता था। जब उसको पता लगा कि ये इस्लामी विधि शास्त्र का अच्छा ज्ञान रखता है, तो इब्न बतूता को दिल्ली शहर का काजी नियुक्त कर दिया गया और लगभग 8 वर्ष तक ये इस पद के ऊपर रहा। आगे चलकर दरबारी षड्यंत्र हुआ जिसके कारण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक उससे नाराज हो गया और इस को जेल में डाल दिया गया। दिल्ली के अंदर जो इब्न बतूता था उसका संवाददाता था शेख रुकनुद्दीन, क्योंकि चूंकि ये तो अरबी ही जानता था, ज़्यादा फारसी का भी अनुभव इतना नहीं था। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली और स्थानीय परिदृश्य की घटनाओं की जानकारी देने का इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था, वो शेख रुकनुद्दीन था। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको जेल से मुक्त भी कर दिया और 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको राजदूत के रूप में चीन जाने के लिए नियुक्त किया। और इस समय चीन के सम्राट थे कौन? तोगन तिमूर। इनके दरबार में इनको इसे जाने का आदेश दिया। ये अपनी रिहला में लिखता है कि मैं चीन तत्काल तो नहीं पहुंचा और इधर उधर भ्रमण करता रहा। ये मालद्वीप पहुंच गया और 18 महीनों तक मालद्वीप में भी इसने काजी के रूप में कार्य किया है। ये अपने यात्रा वृतांत में सती प्रथा का भी उल्लेख करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल की जो घटनाएं हैं उनको बहुत करीबी से देखा, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी था, तो उसको प्रस्तुत भी किया है और विस्तार से उसका वर्णन किया है। वो भारत की कई चीज़ों से बड़ा प्रभावित था। वो सिंध पहुंचा तो सुल्तान की द्रुतगामी डाक सेवा को देखा तो दंग रह गया कि यहाँ की डाक पद्धतियाँ तो बिल्कुल अलग है। इसके साथ साथ सिंध में ही उसने पहली बार गेंडे को देखा। तो वो लिखता है अपनी रिहला में कि हम सिंध के घास के मैदान से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक भारी भरकम पशु अचानक तेजी से निकल कर आया। मैंने ऐसा पशु पहली बार देखा जिसका सर हाथी के सर से भी भारी था। और एक घुड़सवार ने उसको रोकने की कोशिश की तो पलट के ऐसा वार किया कि अपने सींग से घोड़े का पेट ही फाड़ दिया। घोड़ा और घुड़सवार दोनों जमीन पर गिर पड़े और वो न जाने कहाँ लुप्त हो गया, फिर मुझे नहीं दिखा। फिर वो आगे लिखता है कि मैंने फिर 2 बार देखा है गेंडे को। एक बार तो बादशाह सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ शहर पे था जंगलों की, तो उस समय मैं भी हाथी पे था, सुल्तान भी हाथी पे थे। अचानक गेंडा आया तो सुल्तान के घुड़सवारों ने उसको घेर कर मार डाला और उसका सर काट कर शिविर में बादशाह के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ पर वो पान और नारियल की खेती का भी अच्छा वर्णन करता है। पान और नारियल उसने पहली बार भारत में देखे, इसलिए नारियल के बारे में कहता है कि विचित्र मानव सर की सी आकृति होती है, उसके 2 आंखें होती है और यहाँ के लोग इसके जो ऊपर जो जटाएं होती है इसको रस्सी बांध बनाने में काम में लेते हैं। इन रस्सियों का उपयोग पानी की जहाज और नावों के अंदर किया जाता है। पान के बारे में वो लिखता है कि इसको मुंह में दबा के भोजन के उपरांत ये खाते हैं और थोड़े देर बाद में ही मुंह लाल हो जाता है। संभवतः कत्थे और चूने के कारण ऐसा होता होगा, तो विदेशी होने के कारण उसको ये चीजें बड़ी रोचक लगी। ये अपनी यात्रा वृतांत में दिल्ली और दौलताबाद का भी विशेष वर्णन करता है और दौलताबाद के संगीत बाजार को वो विशेष हिसाब से लिखता है कि मैंने ऐसा वैभवशाली बाजार पहले कभी नहीं देखा। ये भी कहता है कि हमारा परिवार काजी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है और मेरा एक भाई स्पेन में काजी के पद के ऊपर काम करता है। क्योंकि ये यात्रा वृतांत भारत के बाहर मोरक्को में लिखा गया है, तो इसकी निष्पक्षता तो निश्चित रूप से ज़्यादा रही होगी, क्योंकि किसी भारतीय सुल्तान का दबाव नहीं है वहाँ पर। मगर कुछ त्रुटियां हैं इसमें कि वो शायद, एक तो इसके साथ दुर्घटना ये हुई कि इसने जो अपनी डायरियां लिखी थी भारत में, वो यात्रा के दौरान खो गई। इसलिए इसका सारा रिहेला संस्मरणों पर, अपनी याददाश्त के ऊपर ही आधारित है। इस कारण कुछ शहरों के नाम सही नहीं लिख पाया, या जैसे एक जगह लिख दिया कि कुतुब मीनार की सीढ़ियाँ इतनी चौड़ी है कि उसमें हाथी भी आराम से चला जाए, जबकि ये
शायद किसी दूसरी घटना का वर्णन करना चाह रहा था और वो कुतुब मीनार के साथ उसने सादृश्यता स्थापित कर दी। चलो धन्यवाद, आगे के भाग में बाकी इतिहासकारों का वर्णन करेंगे। थैंक्स। ओके।